तो पहले हम वेरिएबल के नाम डिस्कस कर लें, वेरिएबल के नेम्स कैसे चलेंगे। आप अपने किसी भी वेरिएबल का नाम क्या रख सकते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। फर्ज करें आप एक किसी भी एशियाई मुल्क में रहते हैं, तो आप अपने बच्चे का नाम अपने माहौल, अपने इलाके, अपने मजहब की मुनासबत से रखेंगे। अगर आप किसी और जगह पे रहते हैं, हर इलाके का कोई ना कोई मतलब ट्रेंड होता है, उसकी रस्म और रवाज होते हैं जिनके तहत वो अपने बच्चों के नाम रखते हैं। सही, उससे वो बाहर जाएंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। वो रूल्स हैं, ये साइलेंट रूल्स हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं। इसी तरह जो वेरिएबल नेम है, इसके भी कुछ रूल्स हैं। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस मैं पहले बता चुका हूं, बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल से रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप वेरिएबल नेम रखते जाएंगे और विद इन 2 और 3 अपने एक्सरसाइजेज आपकी एक हिडन प्रैक्टिस हो जाएगी। आप जो भी वेरिएबल का नाम रखेंगे वो तकरीबन सही होगा, आपका वो जो ट्रैक है वही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या बात है, आप कोई भी वेरिएबल नेम किसी भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। 1 2 फखर इज नॉट अलाउड। कोई भी वेरिएबल नेम, अंडरस्टूड बात कर रहा हूं कि किसी भी नंबर से वेरिएबल नेम शुरू नहीं होता। आप वेरिएबल नेम किसी भी अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं। ये 2 रूल्स हो गए जी। नंबर्स आर नॉट अलाउड इन स्टार्टिंग ऑफ अ वेरिएबल नेम। हाँ, बाद में हो सकता है, मसलन आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना पड़ सकता है इसमें आप किसी बच्चे के 5 सब्जेक्ट्स के नाम लिखते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, तो इसमें नंबर आ रहा है, लेकिन शर्त यह है कि शुरू में ना आए। अच्छा, अगली बात, जो तीसरा कानून हमारा वो क्या है, वो है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ये जो फखर स्पेस 1 2 मैंने लिखा है, ये नॉट अलाउड होगा जी। उसकी वजह क्या है जी, कि जो ब्लैंक स्पेस है वो इटसेल्फ एक करैक्टर है। ठीक है, तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ये करैक्टर है, तो और ये करैक्टर वेरिएबल नेम में अलाउड नहीं है, यानी खाली जगह वेरिएबल नेम में बिल्कुल भी नहीं आएगी। हाँ, फखर 1 2 जिस तरह का मैंने ऊपर लिखा है आप लिख सकते हैं, ब्लैंक स्पेस नहीं लिख सकते। चौथा जो रूल होगा वो ये होगा कि आप फखर डैश या माइनस 1 2 नहीं लिख सकते। वो इसलिए कि जो हमारा डैश और माइनस है ये हमारे जनाब अली इंग्लिश की लैंग्वेज में नहीं आता जी। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस से एक ऑपरेटर के तौर पे लेता है, माइनस के ऑपरेटर के तौर पे लेता है। तो ये ऑपरेटर्स आर सिंबल्स नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। नेक्स्ट हमने लिख दिया है फखर अंडरस्कोर 1 2। ये अंडरस्कोर जो करैक्टर है ये हमारे सी अलाउड करती है एज अ वेरिएबल नेम, तो ये अलाउड है क्योंकि अंडरस्कोर एक अल्फाबेटिकल करैक्टर है। अच्छा, अब इन सब के अलावा ये 1 2 3 4 5 6 रूल्स दिए हैं तकरीबन। आप ये डैश की जगह कोई भी सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल लगा लें, कोई 5 6 रूल्स है। इन रूल्स के अलावा अगर आपने कोई भी वेरिएबल नेम रखने की कोशिश की तो आपका एक एरर आ जाएगा जिसे हम कहेंगे सिंटैक्स एरर। इफ देयर इज एनी मिस्टेक इन सिंटैक्स देन इट कॉजेज अ सिंटैक्स एरर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी लैंग्वेज के लिखने के रूल्स एंड रेगुलेशन को सिंटैक्स ऑफ दैट लैंग्वेज कहते हैं, उस लैंग्वेज का सिंटैक्स कहते हैं। तो नीचे मैंने फिर एक दफा ये हाईलाइट भी कर दिया है कि रिमेंबर रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इज नोन एज द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। तो आप किसी बेसिक रूल को अगर वायलेट करेंगे तो जो एरर आएगा उसे सिंटैक्स एरर कहेंगे। तो चले, अब एरर की बात हुई है तो हम थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, एरर कितने किस्म के होंगे। लो जी, पूरी जिंदगी में जब आप सी लैंग्वेज जितने भी पढ़ेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ सी प्लस प्लस, सी और सी प्लस प्लस, सी जरा बेसिक वर्जन है, सी प्लस प्लस इसी का एडवांस वर्जन है, रूल्स और रेगुलेशन बिल्कुल सेम है। तो आप ये ना सोचिएगा कि हम सी की बातें पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस की, नहीं, ये पहला स्टेप सी प्लस प्लस की तरफ ही है। तो 3 किस्म के आप एरर्स इसमें देखेंगे जी। पहले नंबर पे सिंटैक्स एरर, दूसरे नंबर पे लॉजिकल एरर, तीसरे नंबर पे रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर तो हमने यहाँ देख लिया है कि किसी भी बेसिक रूल्स जो होता है राइटिंग अ प्रोग्राम ऑफ द लैंग्वेज, जो किसी भी रूल को आप वायलेट करेंगे तो जो एरर आएगा उसे हम कहेंगे जनाब ये सिंटैक्स एरर है। अब चलते हैं जनाब हम अपने वापस वेरिएबल की तरफ। हाँ जी, तो बात हम कर रहे थे वेरिएबल नेम हो गया। अब आप ये देखें, ये भी मैंने ए बी लिखा है, बी ए सही है, और सी के अंदर आ गया ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी बराबर आ गया जी इसके अंदर। अगर आप इसी को थोड़ा सा एक्सरसाइज मजीद बढ़ाएं तो हमने अगर 3 सब्जेक्ट्स की वैल्यू स्टोर कराने तो हम लिखेंगे फिजिक्स,
तो मैंने इन सबकी डाटा टाइप इंट ही रखी है। वो इसलिए इंट रखी है मेरे भाई क्योंकि वो इसके अंदर वैल्यूज जो सी हम डालेंगे वो सिर्फ इंटीजर्स होंगी। और ये ज़हन में रखते जाइएगा, इंटीजर वैल्यूज ऐसी वैल्यूज को कहा जाता है जो 0 से लेके 9 के दरमियान है, 0 से लेके 9 तक आए, सही है, पॉजिटिव वैल्यू सारी आ जाए। फिजिक्स, अपने मैथ्स और बायोलॉजी। लाइन जी, तो ये एक सिंपल सा मैंने 1 2 3 वेरिएबल एक लाइन में ही बना लिए हैं, ठीक है, सही है। और इन तीनों वेरिएबल्स को अब मैं वैल्यू भी दे देता हूँ। फिजिक्स इज इक्वल टू 45 और मैथ्स इज इक्वल टू 47, नंबर बच्चों के अच्छे से रखने चाहिए, और बायोलॉजी इज इक्वल टू 48। अब ये 3 सब्जेक्ट्स को मैंने नंबर दे दिए। अच्छा, अब बताने का मकसद इसमें सारा क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यही है कि आप वेरिएबल्स देखें, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, जो मर्जी आप रख लें। फर्ज करें आपने 3 सब्जेक्ट्स रखने हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3, ठीक है। और इसी तरह आप इनको रिप्लेस कर देंगे, सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 और फिर इधर चल जाएंगे सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 और फिर आप चले जाएंगे इधर ही सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3। तो अभी देखिए अंडरस्कोर भी मैं यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये 3 वैल्यू स्टोर कर लें। चले अब लगे हाथ तो एक छोटा सा और काम भी कर लेते हैं। अगर हमने इनका टोटल मालूम करना है तो एक वेरिएबल हम टोटल बना लेंगे और टोटल के अंदर हम इनको रख देंगे सब्जेक्ट अंडरस्कोर 1 प्लस सब्जेक्ट अंडरस्कोर 2 प्लस सब्जेक्ट अंडरस्कोर 3। तो अब वही आप देख लें, मैंने जो फार्मूला चेक किया बताया है आपको कि आप 45, 45, 47, 48 इनको जमा करने की जरूरत ही कोई नहीं है। आप सिर्फ इन कंप्यूटर डायरेक्ट फिगर को तो पहचानता है, लेकिन हमें जरूरत क्या है फिगर लिखने की। वही मेरे एग्जांपल पुराने वाली आ जाएगी कि अगर बहुत लेंथी फिगर हुई तो फिर आप क्या करेंगे, आप जस्ट वेरिएबल नेम्स को उठाएं, इन तीनों को आपस में जमा करें और स्टोर किस में करा दें, टोटल में। अच्छा, ये भी आपकी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गई, क्योंकि इसमें 2 आपके ऑपरेटर आ गए और ये 1 2 3 क्या आ गए जी, वेरिएबल आ गए। हाँ जी, तो ये हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बन गई। तो अगर मैं आपको हल्की फुल्की से एक और डेफिनेशन बताऊं, एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है, ये प्लस साइन ऑपरेटर है क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये ऑपरेट कर रहा है। और ऑपरेंड क्या मेन चीज आ गई, ऑपरेंड आ गई हमारे ये 3 वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर आप इसे मजीद डिसेंट वे में ले जाना चाहते हैं तो आप करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स प्लस ऑपरेटर इज नोन एज अ एक्सप्रेशन। और अगर कोई एक चौथी डेफिनेशन भी मेरी देख लें जी, वो चले वो आपको फिर अभी नहीं, मैं ज्यादा परेशान नहीं करता, वो चौथी डेफिनेशन का जब वक्त आएगा तब आपको बता देंगे कि चौथी डेफिनेशन है क्या जी। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम देखें तो वेरिएबल डिक्लेरेशन is assigning a name and data type of a variable is known as variable declaration। वेरिएबल डिक्लेरेशन में होता क्या है कि हम एक वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप बता देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। अब 2 किस्म के लैंग्वेजेस में काम हो, लैंग्वेजेस में 2 किस्म के काम होते हैं। नंबर 1 तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहां बवक्त जरूरत आप कोई भी वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट डिक्लेरेशन, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जहां आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ते हैं और उसके बाद फिर आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल करते जाते हैं। तो हमारे साथ जो सिनेरियो होगा ये जरा दूसरी किस्म का होगा। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद ये है वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप बताना। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन में होंगे आप लोग के, बार बार मैं एक लफ्ज बोल रहा हूँ डाटा टाइप डाटा टाइप, तो मैं ये डेफिनेशंस रिपीट करता ही रहूंगा थ्रू आउट कोर्स। डाटा टाइप से मुराद ये है कि वो वेरिएबल किस किस्म की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है।
ये हमें पहले बताना होगा। डाटा टाइप से मुराद है कि वो किस किस्म की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। फर्ज करें हम घर तमीर करते वक्त पहले से निशानदेही कर लेते हैं कि फलां जगह किचन के लिए इस्तेमाल होगी, फलां जगह बाथरूम के लिए होगी, एक हाल की तरतीब कुछ यूं होगी, एक बेडरूम का साइज कुछ यूं होगा, जबकि हमारा गैराज कुछ यूं होगा। देखा जाए तो वो सारी स्टोरेज है, रूम्स है, लेकिन उनका साइज और उनकी थोड़ी सी डायमेंशन और उनका स्टाइल चेंज होने के साथ साथ उनका वो टोटल इस्तेमाल ही डिफरेंट होता जाता है। बिल्कुल इसी तरह हम वेरिएबल के डाटा टाइप्स का भी पहले से तयन कर भी लेते हैं और प्रोग्राम में वो डिक्लेयर भी कर देते हैं। तो 4 किस्म के डाटा टाइप हमारे सामने आएंगी जनाब अली, जो हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस डाटा टाइप से वास्ता पड़ेगा इब्तदाई लेवल पे इंटर लेवल तक, वो है हमारी इंटीजर टाइप डाटा। तो हम देखते हैं जी ये कैसे कैसे काम करता है। तो इस बॉक्स में मैंने कैद कर रखा है सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब फिर वही बात आ गई सिंटैक्स वाली, सिंटैक्स रूल्स फॉर राइटिंग समथिंग इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी लिखने का जो रूल है उसे सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज कहा जाता है। तो सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होगा? तो अगर यही मैं फर्ज करें आपको मैथ पढ़ा रहा हूं तो मैं ये इस लाइन को कैसे बोलूंगा, जरा गौर से सुनिएगा, ध्यान कीजिएगा। जनरल फार्मूला फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन का जनरल फार्मूला क्या होगा? अब डाटा टाइप, इसका जनरल फार्मूला क्या है? सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे, उसमें एक स्पेस डालेंगे और फिर हम लिखेंगे वेरिएबल नेम। ये डाटा टाइप एक लफ्ज है और वेरिएबल नेम दूसरा लफ्ज है, यानी पहले हम डाटा टाइप लिखेंगे उसके बाद वेरिएबल नेम डाल देंगे। अब चूंकि सबसे ज्यादा वास्ता मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा इंट के साथ पड़ेगा, तो मैंने एक एग्जांपल उसी की बना ली है। इंट ए वेरिएबल नेम है और इंट इसकी डाटा टाइप है, यानी इंट एक डाटा टाइप है जो कि एक वेरिएबल ए की है और इससे ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को जा रही है या मशीन को जा रही है प्रोग्राम के थ्रू कि एक मेमोरी लोकेशन बनाओ जिसकी डाटा टाइप इंट हो और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो जनाब इसकी क्या होगी, 2 बाइट हो। ये देखें, जब आपने लिखा इंट ए तो ये 2 काम करने से कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी रिजर्व हो गई, जिसे इस मेमोरी को हम इससे हाईलाइट कर लेते हैं एक बोल्ड बॉक्स के साथ। एक मेमोरी रिजर्व हो गई जिसकी डाटा टाइप तो इंट है लेकिन उसके साथ 2 बाइट्स मेमोरी एलोकेशन भी हो गई। हाँ, ये 2 बाइट्स की मेमोरी, ये जस्ट आपने इंट ए लिखने से 2 चीजें डिक्लेयर कर दी। ये ए किस किस्म की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है और इसके जनाब मेमोरी रिजर्व कंप्यूटर में कितनी होगी। एक और एग्जांपल आप देख लें, इसकी है इंट बी, ठीक है, बी एक वेरिएबल नेम है, उसकी डाटा टाइप इंट है। अब एक थोड़ा सा और सिनेरियो देखें, हमने 4 वेरिएबल बनाए हैं, इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी। ये 4 वेरिएबल कंप्यूटर में बनाने से ये मुराद है कि हमने 2, 4, 6, 8 बाइट मेमोरी रिजर्व करा दी है। अब ये चारों वेरिएबल्स में अगर आपको एक चीज कॉमन नजर आए वो होगी इनके डाटा टाइप। ये चारों इंट डाटा टाइप के हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा वेरिएबल सेम डाटा टाइप के आ जाए तो आप उन्हें एक साथ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा जनाब अली? इसका फार्मूला यही होगा, इफ यू वांट टू डिक्लेयर मेनी वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप देन सिंटैक्स लुक्स अलाइक int a first variable, second variable, third variable, fourth variable and fifth variable. Here all variables of same data type can be declared in a single line. तमाम वेरिएबल हम सिंगल लाइन में एक जैसे डिक्लेयर कर चुके हैं। अब याद रखिए कि जितने भी हम वेरिएबल कंप्यूटर में बनाई जा रहे हैं वो सारे हमारे रैम में स्टोरेज हो रहे हैं। ये वेरिएबल कंप्यूटर की रैम में बनाई जाने वाली, रिजर्व की जाने वाली मेमोरी है। अगर आप वेरिएबल के साथ डाटा टाइप उसकी इंट रख दें तो ये 2 बाइट जगह घेरती है और एक प्रोग्राम में डिक्लेयर किए जाने वाले काफी सारे वेरिएबल रैम में मुख्तलिफ जगह पे स्टोर होते जाते हैं। ये ज़हन में रखें। आप एक प्रोग्राम में अगर 10 वेरिएबल यूज करते हैं तो वो रैम के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाके स्टोर हो जाएंगे और मुख्तलिफ लोकेशन से जाके आप उनको जब भी कोई ऑपरेशन करना होगा तो आप उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, वहां से उनके बाय नेम उनको कॉल करते जाएंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन के मरले पर रैम में वेरिएबल के नाम के साथ एक मेमोरी लोकेशन 2 बाइट रिजर्व कर दी जाती है जिसमें बवक्त जरूरत वेरिएबल वैल्यू स्टोर करवाई जा सकती है। अब इसकी थोड़ी सी अब ये देखेंगे, चले इसमें एक मैं नहीं फैलना। तो फर्ज करें हमने 5 वेरिएबल बनाए तो वो कुछ ऐसे बनेंगे, इंट ए, हाँ जी, और इसके अंदर हमने रख दिया 10, फिर हमने बना दिया इंट बी और इसके अंदर हमने रख दिया 15, फिर यहां मैंने बना दिया इंट
सी, इसके अंदर मैंने लिखा दिया 20 और यहां मैंने लिखा दिया इंट डी, तो इसके अंदर मैंने लिखा दिया जनाब 25। तो यहां जब हमने इनको ऐड करना है तो हम यूं बोलेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी इनके नाम ए बी सी डी ये मुख्तलिफ लोकेशन से उठ के एक जगह आ जाएंगी और ये जमा हो जाएंगी। अगर कंप्यूटर में देखा जाए ये कैसे काम करेगा तो ये यूं काम करेगा आपके प्रोग्राम डेवलपर में, इंट ए बी सी डी, फिर आप इनको कोई ना कोई वैल्यू दे दें, ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू, चले इसको भी कैपिटल में ही कर लेते हैं, वर्ड की वजह से मसला आ रहा है थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, 15, सी बराबर हो गया हमारे 20 के और डी बराबर हो गया हमारे 25 के। तो अब हम इसमें एक वेरिएबल और स्टोर करवा लेते हैं ई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको जमा करना है, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब इन सब चारों वेरिएबल्स के अंदर जो भी कंटेंट पड़ा होगा, उनकी जहां भी मेमोरी लोकेशन के अंदर जो रिजर्व करवाई गई है, जो भी कंटेंट पड़ा होगा वो उठ के सारे का सारा ई के अंदर स्टोर हो जाएगा। एक टेक्निकल बात ध्यान में रखिएगा, ये जो इक्वल टू साइन है, एक वैल्यू इसके इस साइड पे होती है राइट साइड पे, एक इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड पे होती है। जो राइट साइड वाली वैल्यू है उसको हम गिविंग साइड कहते हैं और जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है उसे हम रिसीविंग साइड भी कहते हैं। तो ए बी सी डी जाके स्टोर हो गए हमारे ई के अंदर, ये हमारा चल जाएगा जी वेरिएबल डिक्लेरेशन के अंदर। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन से मुराद ये हुआ कि किसी भी वेरिएबल को नाम और उसके डाटा टाइप दे देना वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाता है। और सी लैंग्वेज के अंदर हमें जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे वो शुरू में ही करने पड़ेंगे, हम एक साथ तमाम वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, कंप्यूटर में मेमोरी रिजर्व करवा देंगे और जहां जहां जरूरत होगी बवक्त जरूरत वहां उनके अंदर वैल्यू स्टोर करवा के हम उनको कॉल करते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हमने इसमें हमने 4-5 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करवाए, पहली को भी वैल्यू दे दी, दूसरी को भी दे दी, तीसरे को भी दे दी, चौथे को भी दे दी, और जब हमें जरूरत थी हमने इन चारों वेरिएबल्स को कॉल कर लिया सम के जरिए इसके अंदर। और मैं फिर आपको एक बात अहम बताता चलो, वो थोड़ी सी इससे अटैच ही हो जाएगी कि ये सारा प्रोसीजर है ना, ये साइड जोन सी है, इसे हम एक एक्सप्रेशन कहेंगे। एक्सप्रेशन से मुराद, एक्सप्रेशन की डेफिनेशन सी लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से आपने सुनने क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर इज नोन एज द एक्सप्रेशन। अब तमाम वेरिएबल्स को हम ऑपरेंड कहेंगे और तमाम हम जो हमारे होंगे ऑपरेटर्स उनको हम ऑपरेटर ही कहेंगे। ठीक है, अगर आप गौर करें तो यहां आपके सामने ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स भी हैं और अपने ऑपरेटर्स भी हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मेरे साथ रहिएगा, आपको बड़ा फायदा होने वाला है।